नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज (SOH) बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड हिंदी बाह एक सेंटियर, BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य खंड 1 हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इकाई 1 हिंदी गद्य का विकास 1.0 उद्देश्य दने जा रहे हैं। इस इकाई में आप हिंदी गद्य साहित्य पाठ्यक्रम की पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई में हिंदी गद्य के विकास का परिचय दिया गया है। हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं का अध्ययन करने से पूर्व हिंदी गद्य साहित्य के स्वरूप, विकास तथा विधाओं की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए उपयोगी होगा। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गद्य और पद्य में अंतर कर सकेंगे, अंग्रेजों के शासन के दौरान भाषा संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकेंगे, खड़ी बोली गद्य की आरंभिक स्थितियों का उल्लेख कर सकेंगे, भारतेंदु और द्विवेदी युग के गद्य साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे, प्रेमचंद और उनके बाद के कथा साहित्य के विकास को संक्षेप में समझा सकेंगे और हिंदी के गद्य रचनाकारों के योगदान का उल्लेख कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। इस इकाई में हिंदी गद्य के आरंभ, विस्तार और संक्षिप्त विकास की जानकारी दी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल से अधिक का है। इसे प्रायः 4 खंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल से पूर्व का साहित्य मुख्यतः पद्य में है। गद्य की कुछ रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई हैं, लेकिन हिंदी साहित्य परंपरा में उनका विशेष महत्व नहीं है। गद्य की वास्तविक शुरुआत आधुनिक युग में ही हुई। ऐसा क्यों हुआ और गद्य के विकास की दशा क्या रही, इसी पर हम इस इकाई में विचार करेंगे। 1.2 गद्य साहित्य। आप उपन्यास पढ़ते होंगे, कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी या लेख भी पढ़े होंगे, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि साहित्य के इन रूपों का विकास कैसे हुआ? इस इकाई में हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि साहित्य के अंतर्गत गद्य का विकास किस प्रकार हुआ। आपने कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि की रचनाएं पढ़ी होंगी। आपने अनुभव किया होगा कि उपन्यास और कहानी से कबीर, सूर, मीरा और तुलसी की रचनाएं भिन्न प्रकार की है। साहित्यिक भाषा में कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाओं को छंदोबद्ध रचना या पद्य या काव्य कहा जाता है, जबकि उपन्यास, कहानी, निबंध आदि को गद्य। छंदोबद्ध रचना में गेयता तथा लय होती है, जबकि गद्य में भाषा व्याकरण के अनुरूप होती है। समस्त विश्व साहित्य में आरंभ से ही काव्य रचना का प्रमुख स्थान रहा है। भारत में जहाँ रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, वहाँ यूनान में इलियड, ओडिसी आदि लिखे गए। काव्य के अलावा नाटक भी लिखे गए, उनमें भी काव्य की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रश्न उठता है कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य की बजाय पद्य में ही रचना क्यों होती रही? वास्तव में अपनी गेयता, छंदोबद्धता और लय के कारण काव्य को याद रखना सरल था। पहले ज़माने में मुद्रण की सुविधाएं कम थी, इसलिए मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य को आगे बढ़ाने में काव्य की भाषा सहायक थी। प्राचीन काल में गद्य में साहित्य रचना न होती हो, यह बात नहीं है, पर इस प्रकार की रचनाएं संख्या में काफी कम थी। भावों की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ काव्य रचना की जाती थी, वहाँ सैद्धांतिक निरूपण के लिए गद्य का भी प्रयोग होता था। संस्कृत साहित्य में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना गद्य में ही की थी। आप सब पंचतंत्र से भी परिचित होंगे। इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। यह ग्रंथ भी गद्य में रचित है। काव्य की प्रमुखता के अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आधुनिक युग बावजूद गद्य में लेखन क्यों शुरू हुआ और इसके क्या क्या कारण थे। शुरू से ही आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। यह साधारण बोलचाल की भाषा थी और इसका रूप काव्य से अलग था। भाषा के इसी रूप को गद्य कहा गया था।
भाषा का वह रूप जो उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नजदीक हो गद्य कहलाता है, जबकि पद्य में प्रमुखता व्याकरणिक नियमों की नहीं, छंद, लय और भाव की होती है। गद्य में लेखन वैसे तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा था, लेकिन इसकी प्रमुखता मुद्रण प्रणाली के अस्तित्व में आने और समाचार पत्रों के प्रकाशित होने के बाद ही हुई। भारत में मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद हुआ और समाचार पत्रों का आरंभ इसके बाद हुआ। मुद्रण की आधुनिक प्रणाली और यातायात के तेज साधनों ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। इनके लिए गद्य की भाषा ही उपयुक्त थी। मुद्रण प्रणाली और यातायात के आधुनिक साधनों का जैसे जैसे फैलाव होता गया, वैसे वैसे गद्य लेखन को भी प्रोत्साहन मिलता गया। 1.3 हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि आधुनिक काल के आरंभ से पहले अर्थात 19वीं शताब्दी से पूर्व अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भाषा में भी गद्य की रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी। आज खड़ी बोली साहित्य की भाषा है, किंतु पूर्व आधुनिक काल यानी 16वीं-17वीं सदी में उसका साहित्य में प्रयोग बहुत समय तक नगण्य सा ही रहा, क्योंकि उस समय ब्रजभाषा साहित्य की भाषा थी। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रजभाषा में ही होती रहीं। भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए काव्य की रचना होती थी, लेकिन आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। बोलचाल की यह भाषा गद्यात्मक थी। ब्रजभाषा के बोलचाल के इस रूप का प्रयोग गद्यात्मक रचनाओं में होता था। आरंभिक हिंदी गद्य की दृष्टि से ऐसी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम ऐसी प्रारंभिक गद्य रचनाओं के रूप से परिचय प्राप्त करें। 1 मार्च 2001 ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा थी और भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग भी साहित्य में होता था। आप यह तो जानते ही होंगे कि विद्वानों की भाषा आम आदमियों की भाषा से अलग होती है और वे आपस में एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रायः साहित्य में ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है। इसके ठीक विपरीत जनसाधारण की भाषा बोलचाल की होती है। इसलिए जब कोई विद्वान या उद्देशक अपने मत का प्रचार करना चाहता है, तो उसे जनसाधारण की भाषा में अपने मत या विचार को समझाना पड़ता है। इस प्रकार गद्य के प्रणयन का एक कारण यह भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जनता तक सुगमता से पहुंचा सकता है। आरंभिक ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग इसी उद्देश्य से हुआ है। काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी गई। ये टीकाएं गद्य की भाषा में दिखाई पड़ती हैं। उस काल की गद्य रचना का एक उदाहरण देखिए। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है, शरीर जिन्हीं का जिन्हीं के नित्य ते शरीर चैतन्य अरु आनंदमय होतु है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल प्री 222 सल संवत 2048 से उद्धृत उपरिलिखित गद्य रचना का काल संवत 1400 के आसपास माना जाता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पद्य के साथ गद्य का लेखन भी होता रहता था। ब्रजभाषा गद्य का प्रामाणिक रूप 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध की 2 रचनाओं 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल की रचना में मिलता है। इनमें वैष्णव भक्तों की महिमा व्यक्त करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इनकी रचना भक्तिभाव के प्रचार के लिए की गई थी। इसी प्रकार वे संवत 1660 के आसपास भक्त नाभादास की रचना अष्टयाम में ब्रजभाषा गद्य का जो रूप देखने को मिलता है, उसकी भाषा भी सामान्य बोलचाल की ही है, हालांकि वह कुछ अधिक परिमार्जित है। ध्यान देने की बात यह है कि उस समय ब्रजभाषा में गद्य की रचना छिटपुट रूप में ही होती थी, इसकी कोई विकसित परंपरा नहीं मिलती। इसका एक मुख्य कारण है ब्रजभाषा में गद्य की क्षमता का विकास न हो पाना। हुआ यह कि ब्रजभाषा सीमित ब्रज क्षेत्र की भाषा थी।
विचारों के आदान प्रदान के लिए संपर्क भाषा के रूप में ब्रजभाषा अपने सीमित क्षेत्र में ही बनी रही। ब्रज क्षेत्र से बाहर संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए इसमें गद्य की क्षमता का भी विकास नहीं हो पाया। यही कारण है कि ब्रजभाषा काव्य के लिए ही बनी रही और खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया, जो पहले से संपर्क भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रों में भी फैल रही थी। 1.32 खड़ी बोली गद्य। हमने देखा कि किन कारणों से ब्रजभाषा में गद्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। अब हम देखेंगे कि खड़ी बोली में गद्य का विकास किन कारणों से हुआ। खड़ी बोली जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी। धीरे धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा और गद्य की रचनाएं भी इसमें होने लगी। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने लगी थी। मुगल काल में शासन की सुविधा के लिए और जनता से संपर्क बनाने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मुगल भी बाहर से आए थे। उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन राजकाज की भाषा के रूप में उन्होंने फारसी का उपयोग किया था। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में शुरू हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली से बोलचाल की नई शैली का जन्म हुआ। पढ़े लिखे लोग बोलचाल के इस मिश्रित रूप को फारसी लिपि में लिखने लगे। इस नई शैली को हिंदुई, हिंदवी, हिंदी, रेखता और आगे चलकर उर्दू नाम दिया गया। शायरों ने इसमें शायरी करनी आरंभ की। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। अमीर खुसरो रचित पहेली का एक उदाहरण देखिए। एक थाल मोती भरा, सबके ऊपर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण के राज्यों में हुआ। दक्षिणी हिंदी के रूप में वहाँ 14वीं से 18वीं शती तक अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज 1322 से 1433, शाह मीरा जी 1496, बुरहानुद्दीन जानम 1544-1583 और मुल्ला वजही जैसे साहित्यकारों ने अपनी काव्य रचनाओं के साथ गद्य ग्रंथ भी लिखे। मुल्ला वजही ने 1635 में प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ सब रस की रचना की, जिसका आरंभ इस प्रकार से होता है। नकल एक शहर था, शहर का नाम सीस्तान। इस सीस्तान के बादशाह का नाम अक्ल, दीन और दुनिया का सारा काम उस तय चलता, इसके हुक्मबाज जरी कई नहीं हिलता। वह चार लोकों में इज्जत पाए। इस प्रकार दक्षिणी हिंदी में लगातार गद्य साहित्य का विकास होता रहा। मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया। खड़ी बोली मुगलों के समय में संपर्क भाषा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल साम्राज्य को संगठित रखने की शक्ति बाद के किसी शासक में नहीं रही। दिल्ली, आगरा आदि पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि पूर्वी शहर समृद्ध हो चले। इसी कारण व्यापार की उन्नति के लिए व्यापारी वर्ग पूर्वी शहरों की ओर जाने लगे। चूँकि खड़ी बोली अब तक संपर्क भाषा बन चुकी थी, इसलिए इन व्यापारियों के साथ खड़ी बोली भी विस्तार पाती गई। इस प्रकार खड़ी बोली में गद्य की क्षमता का विकास होने लगा और उसमें गद्य की रचनाएं होने लगी। खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप हमें मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। इसका रचना काल सन 1570 ई स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण में आप दरबारी प्रभावयुक्त, शिष्ट और परिष्कृत खड़ी बोली गद्य का रूप देखेंगे। इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबरशाही जी आध सेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 सेर सोना हो गया। रास बंचना पूरन भया। आम खास बरखास हुआ।
हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल प्री 225 रामचंद्र शुक्ल साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। खड़ी बोली के साथ भी ऐसा ही हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास धीरे धीरे हो रहा था। सन 1741 में पटियाला दरबार के रामप्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ से हम इस विकास की श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। आप इस उदाहरण को देखें। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है, वह शरीर के इष्टनिष्ट में रागद्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होंगे तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल प्री 226। इस उदाहरण को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह आज की परिमार्जित गद्य रचना के काफी निकट है? खड़ी बोली कम समय में ही साहित्य में स्थान पा गई और तेजी से इसमें गद्य का विकास हुआ। आगे हम इस पर विचार करेंगे कि किन किन कारणों से इतनी शीघ्रता से इसका विकास हुआ। 1.4 हिंदी गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का जो रूप आज हमारे सामने है, वह सहज ही विकसित नहीं हो गया था। इसके विकास में परिस्थितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से कुछ कारणों की संक्षिप्त चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2001 हिंदी गद्य के विकास के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ भारत में परिवर्तनों का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसने भारतीय जनजीवन पर बहुत व्यापक असर छोड़ा। ये परिवर्तन किसी एक क्षेत्र से संबद्ध नहीं थे। इनमें से कई परिवर्तनों का सीधा संबंध हिंदी गद्य के विकास से है। नीचे इनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। ईसाई मिशनरियां, आप जानते हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ हिंदू मुसलमान ही नहीं, ईसाई धर्म को मानने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। दक्षिण भारत के केरल और पूर्वी भारत के कई छोटे प्रदेशों में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या काफी अधिक है। मुगलों के शासन के उत्तरकाल में ईसाई धर्म प्रचारक इस देश में आए थे। जब अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाया और अपना शासन स्थापित किया, तो ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी तेज हो गई। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं का सहारा लिया। इनमें हिंदी भी एक थी। 19वीं सदी में इन प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में कई पुस्तकें तैयार की। इस प्रकार उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। गद्य के विकास की आरंभिक चर्चा में आपने देखा है कि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए बोलचाल के गद्य का प्रयोग होता था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी जनता की भाषा में प्रचार शुरू किया। हिंदी गद्य में छोटी छोटी प्रचार पुस्तिकाओं तथा धर्मग्रंथ बाइबिल के हिंदी अनुवाद से ईसाई धर्म के प्रचार को जहां गति मिली, वहां प्रकारांतर से इससे हिंदी गद्य के विकास में सहायता भी मिली। नवीन आविष्कार। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए मुद्रण, यातायात और संचार के नए साधनों का इस्तेमाल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1844 से 1856 के बीच देश के दूर दूर के क्षेत्रों को रेल और तार से जोड़ दिया। मुद्रण, तार और रेल ने जनजीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। मुद्रण यंत्रालयों, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ने हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया। यातायात के तेज साधनों ने इन पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों को रेल तथा अन्य तेज वाहनों से जल्दी दूसरे शहरों तक पहुंचाना आरंभ किया। तार की सुविधा से समाचारों को जल्दी प्राप्त करना और भेजना शुरू हुआ। इसी से बड़ी मात्रा में समाचार पत्रों का प्रकाशन और प्रसारण संभव हुआ और इसी रण संभव हुआ। कारण गद्य लेखन का तेजी से विस्तार हुआ। शिक्षा का विस्तार। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचारित करने की आवश्यकता पेश की।
सन 1835 में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नए ढंग की शिक्षा देने की शुरुआत की गई। इससे पहले तक भारत में शिक्षा संस्कृत और फारसी के माध्यम से दी जाती थी। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे क्योंकि उनका विचार था कि संस्कृत और फारसी की शिक्षा से भारत नई युग में प्रवेश नहीं कर सकता। अंग्रेजी शिक्षा का लाभ भी हुआ। इससे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। इससे भारतीयों को जहां अपनी परंपरा को नई दृष्टि से देखने का अवसर मिला, वहां अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय परंपरा के प्रति स्वाभिमान भी जागृत हुआ। शिक्षा के लिए जिन नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई थी, उनमें अंग्रेजी के साथ-साथ कहीं-कहीं हिंदी उर्दू की शिक्षा भी दी जाती थी। सन 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में सन 1803 से हिंदी उर्दू की पढ़ाई आरंभ हुई और सन 1824 से हिंदी की पढ़ाई का विशेष प्रबंध हुआ। इस कॉलेज के संचालकों की नीति हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी। सन 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें हिंदी शिक्षा की व्यवस्था की गई। सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और सन 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने अच्छे अच्छे पाठ्य ग्रंथ तैयार करवाए। इस तरह शिक्षा के विस्तार ने भी हिंदी गद्य को विकसित करने में मदद की। समाज सुधार आंदोलन 19वीं सदी में कई समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना जगाना। चूंकि जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए जनता की भाषा आवश्यक थी, अतः जिन नेताओं ने इस कार्य को शुरू किया, उन्होंने जनता की भाषा में अपने मत का प्रचार किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज द्वारा यह कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी गद्य में ही की। श्रद्धा राम फुल्लौरी तथा नवीन चंद्र राय ने भी समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का ही सहारा लिया। पंजाब में हिंदी प्रचार के लिए इन्होंने पत्र निकाला और गद्य में रचनाएं भी की। हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन मुद्रण की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सरल हो गया। 30 मई सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से हिंदी में उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था। उदंत मार्तंड नवयुग के आगमन की सूचना लेकर आया। उस समय हिंदी पाठकों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 1.5 वर्ष निकलकर 4 दिसंबर 1827 को यह पत्र बंद हो गया। पत्र निकालने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए पत्र ने अपने पहले अंक में लिखा था, यह उदंत मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी ओ पारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने ओ पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समझ ले ओ पराई अपेक्षा न करे ओ अपने भाषा की उपज न छोड़े। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत प्री 234 हिंदी का दूसरा पत्र बंगदूत का प्रकाशन 9 मई सन 1829 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता से ही 1834 में प्रजामित्र नाम का तीसरा हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र से पहला समाचार पत्र 1844 में निकला था। इसका नाम बनारस था और इसे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। 1846 में मौलवी नासिरुद्दीन के संपादकत्व में मार्तंड नामक एक और पत्र प्रकाशित हुआ। इस तरह 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो पत्र पत्रिकाओं की संख्या काफी बढ़ गई।
पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य को विकसित और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 अप्रैल 2002 प्रारंभिक गद्य लेखन सन 1800 में अंग्रेजों के प्रयास से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1803 ही में इस कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखाने का प्रयत्न किया। इन्होंने कई मुंशियों की नियुक्ति की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जॉन गिलक्राइस्ट प्रधान रूप से हिंदुस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे, परंतु वे जानते थे कि उस भाषा की आधारभूत भाषा हिंदवी या हिंदुई थी। इसी आधारभूत भाषा की जानकारी के लिए उन्होंने कुछ भाषा मुंशियों की सहायता प्राप्त की। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास प्री 226 भाषा मुंशियों में श्री लल्लूलाल जी और पंत सदल मिश्र ने हिंदी में गद्य पुस्तकें लिखी। इसी समय दिल्ली निवासी मुंशी सदा सुखलाल जी ने बहुत ही सुंदर भाषा में भागवत की कथा का सुखसागर नाम से भाषांतर किया और लखनऊ के मुंशी इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी नाम से एक ऐसी कथा लिखी जिसमें अरबी फारसी के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश की गई थी। हिंदी गद्य के आरंभिक विकास में इन चारों लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज 17461824 उर्दू और फारसी के अच्छे लेखक और कवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी भाषा कुछ निखरी हुई और सुव्यवस्थित है, पर तत्कालीन प्रचलित पंडिताओं प्रयोग भी इनमें मिल जाते हैं। सुखसागर के अतिरिक्त विष्णु पुराण के प्रसंगों के आधार पर मुंशी सदा सुखलाल ने एक अपूर्ण ग्रंथ की भी रचना की थी। सदा सुखलाल जी की भाषा में सहजता और स्वाभाविकता है। इनकी भाषा का यह उदाहरण द्रष्टव्य है। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हो जिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाए फुसलाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और मन को कि तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल न कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक से उद्धृत संस्करण 1952 ई. 228 मुंशी इंशाअल्लाह खां मृत्यु सन 1818 ने सन 1798 और 1803 के बीच उद्यभान चरित या रानी केतकी की कहानी की रचना की थी। कहानी लिखने का कारण स्पष्ट करते हुए मुंशी जी ने लिखा था, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में न हो। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, जो का त्यों वही सब डॉल रहे और छाव किसी की न हो। यह नहीं होने का हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत प्री 229 इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गवारी, ब्रजभाषा अवधी आदि और भाखापन संस्कृत शब्दों का मेल से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु उनके वाक्य विन्यास पर फारसी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। शुक्ल जी के अनुसार आरंभकाल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। वही प्री 229 उनकी भाषा का एक उदाहरण देखिए, इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत प्री 230 लल्लूलाल जी सन 1763 से 1825 फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। इन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा के आधार पर प्रेमसागर की रचना की। इसकी भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। अरबी फारसी के शब्द इसमें कहीं कहीं आ गए हैं, किंतु कोशिश इनसे बचने की है।
द्विवेदी जी के शब्दों में इस ब्रजरंजित खड़ी बोली में भी वह सहज प्रवाह नहीं है जो सदा सुखलाल की भाषा में है। शुक्ल जी की दृष्टि में इसकी भाषा नित्य व्यवहार के अनुकूल नहीं है। पन सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे और लल्लूलाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। शुक्ल जी ने लल्लूलाल जी की भाषा से इनकी भाषा की तुलना करते हुए लिखा है कि लल्लूलाल जी के समान इनकी भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। सदल मिश्र की भाषा में भी वह साफ सुथरापन नहीं है जो सदा सुखलाल के यहाँ है। इनकी भाषा पर पूर्वी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जो आभास सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में दिखाई देता है, उसी का आगे विकास हुआ है। 1 अप्रैल 2003 अंग्रेजों की भाषा नीति। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ की राजकाज की भाषा फारसी थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्नों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने सन 1835 से अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का कार्य शुरू किया। सन 1836 ई तक फारसी ही अदालत की भाषा थी, लेकिन यह भी महसूस किया जा रहा था कि फारसी से आम जनता को काफी परेशानी होती है। इसलिए 1836 में ही एक इश्तहारनामे के द्वारा संयुक्त प्रांत के सदर बोर्ड अदालतों की भाषा हिंदी कर दी गई और कहा गया कि जनता नागरी या फारसी में से किसी भी लिपि में अर्जी दे सकती है। सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ और सन 1837 में अदालतों की भाषा उर्दू कर दी गई। उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हिंदी के विकास में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। न तो इसे शिक्षा का माध्यम बनाया गया, न अदालतों का और न सरकारी कामकाज का ही। ऐसे समय में भी कुछ लोगों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनमें राजा शिवप्रसाद सितारहिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा शिवप्रसाद सितारहिंद सन 1823 से 1895। राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे। वे हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन सरकारी नीति के कारण उसका खुलकर समर्थन नहीं कर सकते थे। सरकारी हलकों में उर्दू को शिष्ट भाषा और हिंदी को गंवारू भाषा माना जाता था। ऐसी परिस्थिति में राजा जी ने ठेठ हिंदी का सहारा लिया। अरबी फारसी के शब्दों को ग्रहण करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। उस समय साहित्य के पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा शिवप्रसाद ने स्वयं तो कोर्स की पुस्तकें लिखी ही, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर को भी इस कार्य पर लगाया। पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने कई कहानियों की रचना की, जिनमें राजा भोज का सपना के इस उदाहरण में आप देखेंगे कि उन्होंने सरल और चलती हिंदी का प्रयोग किया है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। बाद में राजा साहब उर्दू के पक्षपाती होते गए। ऐसा शायद अंग्रेज अधिकारियों के दबाव के कारण हुआ। फिर भी उनके प्रारंभिक कार्यों से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। सन 1864 में उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसका नाम तो संस्कृतनिष्ठ है, किंतु भाषा उर्दू के नजदीक है। उन्होंने बनारस नाम का अखबार भी निकाला था। उसकी भाषा भी उर्दूनिष्ठ होती थी। राजा लक्ष्मण सिंह सन 1826-1896 राजा शिवप्रसाद सितारहिंद के भाषा संबंधी दृष्टिकोण की तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई। राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग भाषाएं माना। उन्होंने कहा कि कुछ अवश्य नहीं है,
कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि राजा साहब की भाषा में तद्भव शब्दों की मात्रा कम नहीं है। यद्यपि वह आरंभिक हिंदी गद्य का ही नमूना है, तथापि उसमें वक्ता और श्रोता के अनुकूल होने की क्षमता है और हमारी विशाल साहित्यिक परंपरा के अनुकूल है। भाषा में अरबी फारसी के शब्द नहीं के बराबर है, परंतु वह काव्य की ब्रजभाषा के प्रभाव से एकदम मुक्त नहीं है। राजा साहब ने कालिदास के कई ग्रंथों का अनुवाद किया। उसमें मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद और रघुवंश का अनुवाद काफी लोकप्रिय हुआ। राजा साहब की भाषा का उदाहरण हब की भाषा का देखिए। अनसुया हौले प्रियवंदा से, सखी, मैं भी इसी सोच विचार में हूँ। अब इससे कुछ पूतना। किट महाना तुम्हारे मधुर वचनों को विश्वा को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधार हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमलगात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत प्री 241 राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के प्रश्न के इस कठिन समय में हिंदी का अपना नमूना सामने रखा और हिंदी गद्य को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी भाषा के जिस स्वरूप को प्रोत्साहित किया उससे उर्दू से उसकी दूरी बढ़ी। उर्दूनिष्ठ हिंदी को उन्होंने यहाँ के लोगों के अनुकूल नहीं माना, अतः उन्होंने शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ हिंदी को आगे बढ़ाया। इस कार्य के लिए सन 1841 में उन्होंने प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला। इस प्रकार हिंदी गद्य के विकास की दृष्टि से उपर्युक्त दोनों महानुभावों का योगदान पर्याप्त महत्वपूर्ण है। भाषा के भावी रूप का आभास इनकी रचनाओं में मिलता है। ऐसे समय में किसी ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी जो भाषा को सुव्यवस्थित और पारिमार्जित कर सके। इस आवश्यकता की पूर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। वे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के अतिरिक्त भी कई लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में योग दिया। उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद किए और पाठ्य पुस्तकें तैयार की। इनमें रामप्रसाद त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद मिश्र, ब्रजवासी दास, बिहारीलाल चौबे, शिवशंकर, काशीनाथ खत्री, रामप्रसाद दुबे आदि प्रमुख है। हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी गद्य में ही की थी, यद्यपि वे स्वयं गुजराती भाषी थे। आर्य समाज ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने और ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रभाव को निष्प्राण करने का प्रयत्न किया। इसके लिए आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी भाषा का सहारा लिया। शुरुआती दौर में आर्य समाज का प्रभाव पंजाब में अधिक था। स्वामी दयानंद के प्रयत्नों से पंजाब में हिंदी और संस्कृत को नवजीवन प्राप्त हुआ, लेकिन इससे पूर्व ही बाबू नवीनचंद्र राय और श्रद्धाराम फुल्लौरी ने पंजाब में हिंदी के लिए अथक प्रयत्न किया था। बाबू नवीनचंद्र राय ने सन 1863 और सन 1880 के बीच भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। नवीनचंद्र राय ने ब्राह्मा समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से कई पत्रिकाएं निकाली, जिनमें ज्ञानदायिनी पत्रिका सन 1867 उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्री 302 बाबू नवीनचंद्र राय का दृष्टिकोण उर्दू के प्रति अनुकूल नहीं था और उन्होंने उसका लगातार विरोध किया। पंजाब में हिंदी को प्रचारित करने में दूसरा महत्वपूर्ण नामपन श्रद्धाराम फुल्लौरी का था। इन्होंने भी अपने प्रचार द्वारा ईसाई धर्म के प्रभाव को निस्तेज करने का प्रयास किया और धार्मिक और सामाजिक जागृति फैलाने का कार्य किया।
श्रद्धाराम जी ने सत्यामृत प्रवाह नाम का एक सिद्धांत ग्रंथ लिखा था जिसकी भाषा बहुत साफ और प्रौढ़ है। उन्होंने आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह आदि पुस्तकें लिखी थी और भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा था। यह उपन्यास सन 1873 में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते हिंदी गद्य का व्यापक व्यवहार होने लगा था और साहित्य रचना के लिए आवश्यक जमीन तैयार हो चुकी थी। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान व्यक्तित्व का आगमन हुआ जिनके प्रयासों से हिंदी गद्य को एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त हुई। 1.5 भारतेंदु युग 1875 से 1900। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बनारस के एक धनी परिवार में 2 सितंबर सन 1850 को हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने नहुषवध शीर्षक नाटक तथा कुछ कविताएं भी लिखी है। विभिन्न विषयों पर अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। नाटक और काव्य के अतिरिक्त इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पत्रिकाओं के प्रकाशन का महत्व तत्कालीन लेखकों ने भलीभांति समझ लिया था। इनके माध्यम से गद्य के विकास में बहुत सहायता मिली। भारतेंदु ने अपने समय तक प्रयुक्त खड़ी बोली के गद्य को परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया है। गद्य के विभिन्न क्षेत्रों निबंध, नाटक, समालोचना आदि में उन्होंने एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। उनकी रचनाएं जहां श्रृंगार, देशभक्ति और ईश्वर भक्ति से जुड़ी है, वहीं तत्कालीन समाज की अवस्था को भी दर्शाती है। 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 में उनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य के लिए किए गए उनके कार्यों के युगांतकारी प्रभाव हुए। भाषा के मामले में उन्होंने अपनी अवधारणा स्पष्ट की। वे निज भाषा के विकास के पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल डॉट, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को शूल डॉट। भारतेंदु अपने समय के लेखकों को प्रेरित किया करते थे। उनके प्रभाव और प्रयास से लेखकों की एक ऐसी मंडली तैयार हुई जिसने भारतेंदु की परंपरा को आगे बढ़ाया। भारतेंदु मंडल के लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र, पं बालकृष्ण भट्ट, पं बद्री नारायण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि। गद्य की विविध विधाओं पर इन लेखकों ने कलम चलाई है। निबंध, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं में इन लेखकों की रचनाएं आज भी श्रेष्ठता का प्रतीक बनी हुई है। पं बालकृष्ण भट्ट ने सन 1877 में प्रयाग से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में विभिन्न विषयों पर लेख, नाटक, निबंध आदि प्रकाशित होते थे। भट्ट जी ने पद्मावती, शिशुपालवध और चंद्रसेन नामक नाटक लिखे। 100 अजान, एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यासों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने आँख, कान, नाक आदि विषयों पर ललित निबंध भी लिखे। पं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र और एक साप्ताहिक पत्र नीरद भी निकाला। बालमुकुंद गुप्त ने हिंदी निबंध के विकास में योगदान दिया। शिवशंभू के चिट्ठ इनकी प्रसिद्ध रचना है। लाला श्रीनिवास दास ने प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेममोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर नामक नाटकों की रचना की। परीक्षा गुरु नामक इनके उपन्यास की गणना हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में की जाती है। राधाकृष्ण दास ने दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप तथा सती प्रताप शीर्षक नाटकों की रचना की। इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास भी लिखा। भारतेंदु मंडल के लेखकों का हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नाटक, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं का प्रारंभ इस युग में हुआ जिससे हिंदी गद्य के विकास को बल मिला।
भारतेंदु ने स्वयं बंगला आदि से अनुवाद के कार्य किए तथा अन्य लेखकों को भी इसकी प्रेरणा दी। अनुवाद कार्य के द्वारा भी हिंदी गद्य का विस्तार संभव हो सका। 1.6 द्विवेदी युग 1900 से 1920। आशा, हम देख चुके हैं कि भारतेंदु जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के कारण हिंदी गद्य के विकास में किस प्रकार गति आई। उनकी प्रेरणा से लेखकों की एक मंडली ही तैयार हो गई थी। इस मंडली ने अपने लेखों से हिंदी गद्य को समृद्ध किया था। इस दौर में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भी हिंदी में लेखन का कार्य किया था। इस युग के लेखकों की दृष्टि हिंदी के प्रचार प्रसार पर अधिक थी, अतः इनकी भाषा में त्रुटियां नजर आती है। स्वयं भारतेंदु मंडल के लेखकों में भाषागत दोष थे। वे इच्छा किया आदि प्रयोग किया करते थे। भाषा बिगड़ने का एक और कारण यह था कि अब हिंदी के उन पाठकों की संख्या बढ़ गई थी जो अनूदित उपन्यास पढ़ने में रुचि रखते थे, लेकिन अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करने वालों ने इस भाषा की अच्छी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने शब्दकोश से अर्थ लगाकर ही अनुवाद का कार्य शुरू कर दिया। इस प्रकार जहां एक और अंग्रेजी शब्दों के अर्थ के आधार पर स्वार्थ लेना, जीवन होड़ जैसे प्रयोग अनुवाद में होने लगे, वहीं बांग्ला के शब्दों के अर्थ पर सिहरना, बसंत रोग आदि शब्दों का हिंदी में प्रयोग होने लगा। भाषा में व्याप्त इस अराजकता को अनुशासनबद्ध करने का जरूरी काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 1 जून 2001 सरस्वती पत्रिका का योगदान। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सन 1900 में शुरू हुआ। सन 1903 से इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बनाए गए। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के सन 1920 तक संपादक रहे। हिंदी गद्य के विकास में ही नहीं, आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में भी सरस्वती का अप्रतिम योगदान है। सरस्वती को द्विवेदी जी के संपादन में जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उतनी किसी अन्य हिंदी पत्रिका को प्राप्त नहीं हुई। द्विवेदी जी के संपादकत्व में सरस्वती ने 20वीं शती के आरंभिक 2 दशकों के प्रतिनिधि साहित्य को प्रस्तुत करने का मंच प्रदान किया। सरस्वती ने उस समय की राष्ट्रीय आकांक्षा को वाणी दी। सरस्वती ने ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में प्रवेश किया और यह प्रमाणित किया कि हिंदी में भी जटिल से जटिल विषयों को प्रस्तुत करने की क्षमता निहित है। सरस्वती ने हिंदी गद्य को गद्य की सभी विधाओं से संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। सरस्वती ने हिंदी गद्य को परिनिष्ठित रूप दिया, उसमें व्याप्त अनगढ़पन और अराजकता को समाप्त कर उसे एकरूपता प्रदान की। हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के द्वंद्व को समाप्त किया और पद्य के सरस्वती ने लिए भी खड़ी बोली को सुनिश्चित किया। ऊपर गिनाए गए ये सभी कार्य ऐतिहासिक महत्व के हैं और सरस्वती ने ये सभी कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1861 से 1938 स्वयं कवि थे, लेकिन उन्हें कवि के रूप में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी अपने निबंध और समालोचनाओं के कारण मिली थी। द्विवेदी जी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उन्होंने सरस्वती में प्रकाशन के लिए आने वाली रचनाओं की भाषाओं को सुधारकर परिमार्जित और एकरूप किया। द्विवेदी जी भाषा के प्रति बहुत सजग रहते थे और उनकी कोशिश रहती थी कि खड़ी बोली हिंदी अपना मानक रूप ग्रहण करे, क्योंकि इसके बिना हिंदी में किसी महान साहित्य की रचना संभव नहीं थी। द्विवेदी जी ने उस युग की राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की भावना को पूरी तरह आत्मसात किया था और उसे ही हिंदी साहित्य के लिए आदर्श मानते थे। उन्होंने साहित्य के मध्ययुगीन आदर्शों का विरोध किया, रीतिकालीन भावबोध और कलारूपों को अस्वीकार किया और अपने युग और समाज की जरूरतों के अनुकूल साहित्य रचने की प्रेरणा लेखकों में जगाई। उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा। उन्होंने साहित्य को ज्ञान से जोड़ते हुए कहा कि ज्ञानराशि का संचित कोश ही साहित्य है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि किसी देश की उन्नति अगर देखनी हो तो उस देश के साहित्य को देखना चाहिए। उन्होंने बुद्धिजीवियों का आह्वान किया कि वे अपनी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर अपने देश और समाज को नई दिशा दें। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा, शंकर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, पद्मसिंह शर्मा आदि लेखकों को ख्याति मिली और उनका महत्वपूर्ण साहित्य जनता तक पहुंचा। द्विवेदी युग में गद्य की विभिन्न विधाओं का उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया। विशेष रूप से उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इस युग में महत्वपूर्ण काम हुआ। इसी युग में इन विधाओं का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना और इसी स्वतंत्र व्यक्तित्व की नींव पर बाद में इन गद्य विधाओं ने महान साहित्यकार और महान रचनाएं दी। कहानी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, निबंध के क्षेत्र में बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल तथा आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल इसी युग की देन थे। इसके अतिरिक्त जीवनी आत्मक था, संस्मरण, यात्रावृत्तांत जैसी कई नई विधाओं में भी महत्वपूर्ण लेखन हुआ। 1.7 प्रेमचंद और उनके बाद हम देख चुके हैं कि द्विवेदी युग में भाषा के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। द्विवेदी युग के बाद कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय लेखन हुआ है उसका संक्षिप्त लेखा-जोखा यहाँ दिया जा रहा है। द्विवेदी युग के बाद गद्य साहित्य को जिन कुछ साहित्यकारों ने एक नई दिशा दी उनमें प्रेमचंद का नाम प्रमुख है। यद्यपि प्रेमचंद ने द्विवेदी युग से ही लेखन आरंभ कर दिया था, तथापि उनके उपन्यासों और कहानियों में नवीनता दिखाई देती है। अतः इन विधाओं में उनसे एक नए युग का प्रारंभ माना जाता है। समाज और देश की यथार्थ स्थिति का चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनियां आदि तो लिखी ही, अनुवाद का कार्य भी किया। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के द्वारा उन्होंने हिंदी कहानी को काफी ऊंचा उठाया। उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इनकी कहानियों में विषय की विविधता है। समाज और परिवार की किसी न किसी समस्या को उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया है। उनकी अधिकतर कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद युग में तथा उनके बाद उपन्यास साहित्य को समृद्धि प्रदान करने वाले अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इलाचंद्र जोशी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवतीचरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद के समकालीन और परवर्ती जिन कहानीकारों ने इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनमें जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, यशपाल, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त, रांगेय राघव, जैनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, इलाचंद्र जोरी, अज्ञेय, रेणु, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोप्ती आदि के नाम लिए जा सकते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का अध्ययन अब इस पाठ्यक्रम में करेंगे। प्रेमचंद के बाद साहित्य की प्रत्येक विधा में बहुत कुछ लिखा गया है। नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी के समान निबंध, आलोचना तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी निबंध के विकास में योग देने वाले अन्य लेखकों में आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय आदि प्रमुख हैं।
व्यंग्य निबंध परंपरा को आगे बढ़ाने में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रवींद्रनाथ त्यागी का नाम लिया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के निबंधों का अध्ययन करेंगे। निबंध के समान हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना को विकसित करने वालों में आचार्य नंदलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, गजानन माधव, मुक्तिबोध प्रकाशचंद्र गुप्त, नावर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रघुवंश आदि के नाम लिए जा सकते हैं। की युगीन परिस्थितियों का प्रभाव इस अवधि के साहित्य पर पड़ा है। इस काल की गद्यात्मक रचनाओं में जहां लेखकों ने सामाजिक समस्याओं के यथार्थ चित्रण पर अपनी दृष्टि केंद्रित की, वहीं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी साहित्य में स्थान दिया। देश की राजनीतिक चेतना का प्रभाव भी साहित्यकारों पर पड़ा। इसी कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रीय चेतना साहित्य का वर्ण विषय बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो परिवर्तन हो रहा था उसका प्रभाव भी यहाँ के साहित्य पर पड़ने लगा था। रूस में समाजवाद का उदय विश्व की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आगमन हुआ। वर्षों के संघर्ष के बाद सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। देश की राजनीति में यह महान परिवर्तन था। राष्ट्र स्वतंत्र था, देश की जनता विदेशी शासन के अत्याचार से मुक्त थी। इस राजनीतिक परिवर्तन ने साहित्य पर काफी प्रभाव डाला। दूसरी ओर पश्चिम में जो वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी थी उसका आगमन भी भारत में हो रहा था। नई तकनीक की उन्नति से साहित्य में नई विधाओं का जन्म होने लगा। रेल, प्रेस, बिजली, तार, रेडियो आदि वैज्ञानिक साधनों ने जहां लोगों के जीवन में परिवर्तन उपस्थित किया, वहां साहित्य के क्षेत्र में नई विधाओं के विस्तार में भी सहायता पहुंचाई। यात्रावृत्त, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज आदि नवीन विधाओं में लेखन का कार्य शुरू हुआ। गद्य की प्रमुख विधाओं के विषय में हम अगली इकाई में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में हमारा प्रयत्न है कि जिन विशिष्ट गद्य विधाओं का अध्ययन आप इस पाठ्यक्रम में करेंगे उन्हीं पर विस्तार से चर्चा हो। 1.8 सारांश। आपने हिंदी गद्य के विकास का परिचय देने वाली इस इकाई का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। आपने इकाई में गद्य और पद्य के अंतर को समझा है। आपने यह भी जाना कि किन कारणों से हिंदी में गद्य का आरंभ और विकास हुआ। हिंदी गद्य की परंपरा देखा जाता है, लेकिन इकाई में हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु यह भी बताया गया है कि भारतेंदु को आधुनिक युग से जोड़कर हरिश्चंद्र का विशेष योगदान है। युग से पूर्व हिंदी गद्य का आरंभ किन परिस्थितियों में हुआ और किन विद्वानों ने इसमें योगदान किया। भारतेंदु को क्यों युग प्रवर्तक समझा जाता है, इनके संबंध में इकाई में विस्तार से चर्चा की गई है। भारतेंदु युग के बाद के काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ है। 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों में हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। द्विवेदी युग में गद्य की किन विधाओं में किन किन लेखकों ने योगदान किया है, इसका अध्ययन आप इकाई में पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग के बाद प्रेमचंद के कथा साहित्य और उसके बाद के विकास का भी संक्षिप्त परिचय इकाई में दिया गया है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के संबंध में विस्तृत अध्ययन आप आगे करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गद्य और पद्य में अंतर बता सकते हैं, हिंदी भाषा संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं, खड़ी बोली गद्य की आरंभिक स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं, खड़ी बोली गद्य के विकास के कारणों को समझ सकते हैं, भारतेंदु और द्विवेदी युग के गद्य साहित्य के विकास का उल्लेख कर सकते हैं और
प्रेमचंद एवं उनके बाद के गद्य साहित्य के विकास को संक्षेप में समझ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।